मैंने 60 साल के बूढ़े और 16 साल की लड़की को घर किराए पर दिया था। मैं समझी ये बूढ़ा आदमी और ये बच्ची बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वे लड़की बोली कि ये मेरे पति हैं। फिर मैं चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। अगले रोज़ रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं डर गई और अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर पर बुला लिया। तो वे मेरे गले लगकर बहुत रोई और बोली, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर मैंने चुपके से एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। अगले दिन कैमरा चलाया तो मेरी रूह काँप गई कि वह बूढ़ा तो मुझे घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फ़ौरन उन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी वे बूढ़ा आदमी और वे बच्ची बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वे बच्ची बोली कि ये मेरे पति हैं। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह के समय ही मुझे नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे उस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने एक दिन उस बूढ़े आदमी से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुला लिया तो वे रोते हुए मेरे गले लगकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा दें। कैमरा लगाना तो बहुत मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा, इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखाऊंगी। फिर मेरी बात मान गई थी। आदित्य के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। अब तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। बस मैं थी और मेरी पहाड़ जितनी लंबी ज़िंदगी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। मगर जब मेरे सर पर मेरे पति का साया था तो किसी चीज़ का डर नहीं था और ना ही मुझे कभी इन कुत्तों की आवाज़ से डर लगा करता था। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूँगी। आजकल तो घर का सामान को लूटने के साथ साथ लोगों की इज्जत को भी लूट लेते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे होंगे। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूँ। ऐसा करके मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी आ जाया करेंगे। मैं अपने मोहल्ले में किसी के घर भी कम ही जाया करती थी, पर आज मैं मोहल्ले के हर घर में गई। मैंने हर घर के एक एक मेंबर से कहा था कि अगर किसी को घर की तलाश है तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। बस मेरी शर्त यह है कि किराए के लिए घर लेने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी अकेले आदमी को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मुझे किराएदार मिल जाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाम के वक्त वे लोग मेरे घर आ गए। एक बूढ़ा आदमी था और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया था। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और आपको यहाँ किसने भेजा है। वे बूढ़ा आदमी कहने लगा, दरअसल आपके एक पड़ोसी ने बताया है कि आप घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी यहाँ आ गए। मेरी ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। फिर वह लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे पति हैं। उस कम उम्र लड़की के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं दंग रह गई थी। इस सारी बातचीत में वे पहली बार ही बोली थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी इस तरह किसी से बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। वे बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं,
आप ये बताएं कि आप ये घर हमें किराए पर देंगे या नहीं। मैं बोली, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको दे देती हूँ। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वे बहुत परेशान हो, घबरा भी रही हो और उदास भी हो। जगजीत साहब तो मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार हो गए थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी थी। मैं यही सोचकर खुश थी कि अब इस पूरे घर में मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन मैं चाह कर भी रेनू और जगजीत को अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रही थी। मैं सोच रही थी कि इस लड़की के माँ बाप की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी जगजीत को दे दी। मुझे रेनू में अपनी छोटी बहन नज़र आ रही थी। मैंने सोचा, अब तो ये यहीं पर रहेगी तो इससे सब कुछ जान लूँगी। खैर, शाम हुई तो मुझे अपनी मम्मी की पुरानी बातें याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में नए लोग आकर बसते थे तो मेरी मम्मी एक समय का खाना उनको ज़रूर बनाकर दिया करती थी। वे सोचती थी कि शायद इन लोगों के पास खाना पकाने का पूरा इंतज़ाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं सिर्फ़ अपने लिए ही खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छी तरह से ट्रे सजाई और ऊपर चली गई। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ऊपर आकर मैंने अच्छा भी किया या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाज़ा एकदम से खुल गया। सामने जगजीत खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन, आपने बिना वजह तकलीफ़ क्यों की? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसमें तकलीफ़ वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था और आप लोग तो मेरे साथ ही रहने वाले हैं, तो मुझे इतना करना तो बनता ही था। जगजीत साहब बोले, दरअसल रेनू खाना बनाने ही लगी थी। मैं बोली, आज के दिन रेनू भी आराम कर लेगी। वैसे वह है कहाँ, मैं ज़रा उससे भी मिल लूँ। इतना कहकर मैं लॉन्च में जाने ही लगी थी कि एकदम से जगजीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वे कहने लगा, रेनू तो सो रही है। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द था। अब अगर आधी नींद से उठेगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वह ज़रा नाजुक सी है। कच्ची नींद से उठ जाती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने कहा, ठीक है, आप उसे सोने दीजिए। ये कहकर मैं वापस नीचे चली आई, मगर मेरे दिमाग में हज़ारों किस्म के सवाल पैदा हो रहे थे। मैं तो यही सोच रही थी कि जगजीत ने कैसे एक ही मिनट में बात बदल ली थी। पहले तो वह कह रहा था कि रेनू किचन में है और खाना बना रही है, फिर कह दिया कि वह तो सो रही है। मुझे इस बात का यकीन हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि वह तो यहाँ किराएदार बनकर आए थे। मुझे ऐसे उनकी किसी भी बात पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने नीचे आकर खाना खाया। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि रेनू मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए थैंक्स कहेगी, मगर ये मेरा ख़याल ही था। मैंने बहुत देर तक रेनू का इंतज़ार किया था, मगर वे नीचे नहीं आई, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी आंखें कैसे खुल गईं। तभी मेरे कानों में किसी लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की किसी दर्द में हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं शुरू से ही इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से आदित्य की डेथ हुई थी तब से मुझे पत्तों के हिलने से भी डर लगता था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिया था और ये आवाज़ थी कि पल पल बढ़ती ही जा रही थी। मैं बेड पर लेटी रही और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन पूरी रात गुजर गई, मुझे नींद नहीं आई।
सुबह उठी तो मैं बाहर लॉन्च में जाकर बैठ गई। तभी मुझे जगजीत नज़र आया था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने मुझे हेलो बोला और जल्दी से वहाँ से चला गया। उसके कपड़ों से यही लग रहा था जैसे वह ऑफ़िस के लिए निकला हो। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। बहुत देर तक जगजीत वापस नहीं आया था, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि जगजीत काम के सिलसिले में ही बाहर गया होगा। मैं किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी, क्योंकि कल से मेरी रेनू से एक बार भी बात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। मैं ऊपर गई और दरवाज़ा खटखटाया। मैं उसके इंतज़ार में खड़ी थी कि अभी रेनू दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर अब तक मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी मुझे रेनू की आवाज़ सुनाई दी थी। वे बोली, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? दरवाज़े पर जगजीत बाहर से ताला लगा कर गया है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। तभी मेरी नज़र दरवाज़े पर पड़े छोटे से ताले पर पड़ी। मैं बोली, रेनू तुम्हें तुम्हारा पति बाहर से बंद करके क्यों गया है? वे बोली, दीदी मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा है। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि मैं कहीं उसे धोखा न दे दूं। मैं रेनू के लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो ना? उसने ज़ख्मी हंसी हंस कर कहा, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, नया फ्रिज, तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, रेनू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वे बोली, मेरी मदद तो मेरे घर वालों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी सी विनती है कि आप मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि वह मुझ पर दया करे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वापस पलटने लगी तो वे बोली, दीदी आप प्लीज़ जगजीत को ये मत बताइएगा कि आप यहाँ आई थी और मैंने आपसे कुछ कहा है। मैं बोली, हाँ हाँ तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं नीचे आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रेनू के माँ बाप ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी ज़िंदगी इस बच्ची पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो जगजीत वापस आ गया था। मुझे नमस्ते करके ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी, काश ये अपनी बीवी को यूँ क़ैद में न रखता तो कितना अच्छा होता। इससे हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपने गम बांट लेते। मगर अब क्या हो सकता था। खैर मैं अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आँख खुल गई थी। आज फिर वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। मुझे इस बात का पता करना था तो मैं उठकर बाहर आ गई। तब मुझे मालूम हुआ कि ये आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन में से आ रही थी, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रेनू थी। मैंने ऊपर की तरफ जाने का सोचा, क्योंकि मुझे रेनू से पहली नज़र में ही लगाव हो गया था। अब भला मैं कैसे उसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत देर तक खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और ऐसा भी नहीं था कि शोर कम हो गया हो, बल्कि अब तो रेनू की आवाज़ और ज़्यादा सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द होने लगा था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई।
आज रात मुझे वैसे भी नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं लॉन्च में ही बैठी रही और जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हुई। सुबह के समय जब जगजीत नीचे आया तो मुझे देखकर घबरा गया। वे बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, जगजीत साहब मेरी बात सुनिए। मेरे आवाज़ देते ही उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया था। वे सामने वाले सोफ़े पर आकर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। जगजीत के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी फैली हुई थी। वे बोला, आपको रेनू की फ़िक्र हो रही होगी कि वे क्यों चिल्ला रही थी। मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कोई हल है तो बता दें। मैंने देखा कि जगजीत की आंखों में आंसू आ रहे थे और वह नज़रें बचाकर आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप पहले मुझे ये बताएं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो मैं कोई हल बता पाऊँगी। जगजीत ने मुंह ऊपर उठाया और मुझसे आंखें मिलाकर बोला, रेनू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ। उसकी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि उसकी शादी मुझसे हुई है। मैंने हैरानी से जगजीत की तरफ देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मेरी शक्ल और सूरत को ध्यान से देखें और बताएं, क्या रेनू जैसी कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे रेनू का बाप समझ लिया था। मुझसे सबसे बड़ी गलती बस यही हुई थी कि मैं रेनू की बाप के बातों में आ गया था। उसने मुझसे कई लाख रुपए का कर्ज़ा लिया था। उसने 1 साल के वादे पर कर्ज़ा लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वे कर्ज़ा नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत दे रहा था, मगर मेरी अब बस हो गई थी। मैंने उससे कह दिया था कि अब अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वे कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूँ करो कि पैसों के बदले में मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात ठीक नहीं लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो। तो उसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं तकरीबन 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, मगर फिर हमारा बच्चा पैदा करते समय वह इस दुनिया से चली गई। ना तो मेरी औलाद बची और ना ही बीवी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने 60 बरस की उम्र हो जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। मगर अब मुझे अकेलेपन का एहसास होता था। दिल चाहता था कि मेरा भी कोई हो जिससे मैं अपना सुख दुख कह सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी भी सुने। मैं रेनू के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात रेनू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करते हो। अब वह हर रात मुझे बेइज्जत करती है और चीखती चिल्लाती रहती है। इसी वजह से मुझे अपना खुद का घर भी छोड़ना पड़ गया। लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर जुल्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग रेनू की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अभी आपका घर मेरा चौथा घर है। यहाँ आकर मैंने उसके सामने हाथ भी जोड़े थे कि उम्र के इस हिस्से में मुझे यूँ जलील मत करो, मुझे जी लेने दो। मगर मैं यहाँ आकर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ रही है। हर समय टेंशन लेने से, चीखने चिल्लाने से वे एक मेंटली पेशेंट बन गई है। उसका इलाज भी चल रहा है। वे लोगों को घायल भी कर देती है। इसीलिए मैं बाहर जाते वक्त ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैंने बड़े ध्यान से जगजीत की तरफ देखा था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वह सच कह रहा है। मैंने उससे कहा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वे बोला, जी जी हुक्म करें। मैं बोली, आप रेनू को बंद करके ना जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। जगजीत परेशान होकर बोला,
आपने उसकी हालत अभी तक देखी नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि वह आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं ऑफिस में होता हूँ और मेरे पीछे से वह आप पर हमला कर दे तो कसूरवार कौन होगा? आप मुझे इस काम के लिए माफ़ कर दें। मैं ये नहीं कर सकता। मैं बोली, जगजीत साहब, अगर रेनू ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान लें। जगजीत थोड़ी देर तक ज़मीन की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और बोला, आपको होशियार रहना है। जैसे ही आपको महसूस हो कि रेनू को गुस्सा आने लगा है तो आप जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल जाना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था तो जगजीत वहाँ से उठकर चला गया और मैं ताला खोलकर अपने ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुझे रेनू सोफ़े पर बैठी दिखाई दी। वे किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसे पुकारा तो वह मुझे देखकर उछल पड़ी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वे बोली, आप यहाँ कैसे आ गईं? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी दीदी का कमाल है। वे उठकर मेरे गले लग गई। वे बोली, दीदी, मुझे बहुत समय से एक कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकूं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है रेनू, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। आज मैं तुमसे ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम रात के समय चीखने क्यों लगती हो? मुझे जगजीत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं रेनू की ज़ुबान से सच सुनना चाहती थी। मुझे डर था कहीं जगजीत ने मुझे पागल ही ना बनाया हो। वे घबरा गई, कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जगजीत मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। कल जगजीत ने इसे मारा था तो ये कुछ और ही कह रही थी और अब ये इसे क्या हो गया है? वे बोली, दीदी, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएंगी? मैं देखना चाहती हूँ आपने अपने घर की सजावट कैसे की हुई है। मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा पति घर आए तो उसे अच्छा लगे। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ। मैं उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी मगर दिमाग में इन दोनों पति पत्नी की बातें घूम रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो रेनू ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से डर गई थी। वे रोकर कहने लगी कि कल मैंने आपसे जो बातें की थी, पता नहीं वे मेरे पति ने कैसे सुन ली थी। शायद उसने ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा है। वे मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात भर में चीखती रहती हूँ ये बिना कारण नहीं है। आप ऐसा करें, एक कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगा दें। जब ये रिकॉर्डिंग आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे मुजरिम को सज़ा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों पति पत्नी की बातों में फंस कर ही रह गई थी। मुझे दोनों की ही बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगते थे। सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता था और यह कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दूं। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। मुझे हर रात चीखने की आवाज़ें आती ही रहती थी और हर सुबह जगजीत मेरे सामने रोने लगता था। कहता था कि मेरी बीवी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन में रेनू मेरे सामने रोती रहती थी कि मुझ पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता। मैं रेनू का दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। उसे घर की सजावट करना सिखाती, उससे बात करती, उसको सिलाई बुनाई के बारे में बताती, उसको अपना मेकअप का सामान दिखाती
मैंने उसको अपने कीमती जेवर, कीमती सामान, हर चीज़ उसको दिखा दी थी कि किसी तरह से उसका दिल बहल जाए। वह मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे उन दोनों पति पत्नी की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। मैं चाहती थी कि अगर जगजीत मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर रेनू बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में एक दिन रहता था। उस शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा ऊपर जाकर रेनू को भी दे आती हूँ। जब मैं ऊपर पहुँची तो रेनू और जगजीत ने मुझे भी अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लिया। हम तीनों ने साथ में खाना खाया। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने तीनों के लिए चाय बनाई। मैं चाय लेकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के पोर्शन में जाने लगी। अभी मैं उसके कमरे के बाहर ही थी कि मेरे कानों में जगजीत की आवाज़ आई कि तुम उसकी चिंता मत करो, वे कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है, मैं जल्द ही उस पर काबू पा लूँगा। ये बातें सुनकर मैं उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने जगजीत का किरदार एक सवाल बना हुआ था। वह हर बार रेनू की गलती बताकर खुद को बचा लेता था, लेकिन आज जो मैंने अपने कानों से सुना था, इसका क्या मतलब था? क्या वह रेनू को कोई नुकसान पहुंचाने वाला था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह जानबूझकर रेनू को बुरा बना रहा था। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और उसे सारे हालात बता दिए थे। मैं बोली, मुझे तुम्हारी एक टीम की ज़रूरत है। एक पुलिस की टीम के साथ मेरे घर आ जाना, लेकिन चुपचाप आना। उसने कहा ठीक है। मैं खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार ही कर रही थी कि ना जाने क्या हुआ। मेरी आँख खुल लग गई और आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गई? वह हंसी और बोली, तुम एक बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। हमें काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह एक्टिव है और वे लोगों के घरों में घुसकर चोरी करता है। कल रात तुम्हारी वजह से वे गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वह कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, जो तुम्हारे घर में किराएदार रहते थे वे इसी गिरोह का हिस्सा थे। इनका वारदात करने का तरीका ये था कि ये बेसहारा औरतों या लड़कियों के घरों में रहते थे और उन औरतों को और लड़कियों को फंसाने के लिए नई नई कहानियाँ बनाते थे। तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद रेनू को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई थी, यहाँ तक कि तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए थे। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने जगजीत की बातें सुन ली और मुझे फ़ोन कर दिया। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का प्लान बना लिया था। यहाँ तक कि सोफ़े, वॉशिंग मशीन, टीवी, कीमती कपड़े, जेवरात, हर चीज़ चोरी करने वाले थे। वह तो हम मौके पर पहुँच गए और तुम्हारा सामान चोरी होने से बच गया। मैंने अपनी दोस्त की बातें सुनी तो मेरा दिल बैठने लगा था। मैं हैरान थी कि लोग किसी के घर को लूटने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं बच गई। अब तो किराएदार रखने से भी डर लगने लगा है और मैं अकेली ही रहती हूँ। मुझे लगता है कि बुरी सोबत से अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।